आखिर क्यों यूरोप और अफ्रीका के बीच कोई ब्रिज ही नहीं है जो ये दोनों जॉइंट कॉन्टिनेंट को जोड़ता हो। दोस्तों, यूरोप और अफ्रीका के बीच ये 14 किलोमीटर का गैप देखिए, जहां आज तक कोई देश एक ब्रिज नहीं बना पाया है। ये है यूरोप का स्पेन और वो है माउंटेन जेबल मूसा, अफ्रीका का मोरक्को, जो एक यूरोपियन देश है। स्पेन से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसकी चौड़ाई मात्र 14 किलोमीटर है, यानी मुंबई से नवी मुंबई जितनी दूरी, जिसे हम आसानी से केवल 30 मिनट में ही पार कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप स्पेन में खड़े हों और कुछ किलोमीटर दूर अफ्रीका को अपनी आंखों से देख सकें। बस एक गाड़ी हो और आप गाड़ी चलाते चलाते यूरोप से सीधा मोरक्को पहुंच जाएं। सपनों जैसे लगता है ना? इसका मतलब ये है कि इन दोनों देशों के बीच में मौजूद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर एक ब्रिज या टनल बनाया जाए तो यूरोप से अफ्रीका मात्र आधे घंटे में ही पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ स्पेन मोरक्को के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अच्छा होगा। इस स्ट्रेट से हर साल लगभग 1 लाख शिप और 18,000 ऑयल टैंकर गुजरते हैं। आप सोचिए कि पूरी दुनिया का 30% ऑयल एंड गैस, 50% ट्रेड और यूरोपियन यूनियन का तो 80% इलेक्ट्रिक रॉ मटेरियल इसी 14 किलोमीटर के पतले से दरार से गुजरता है, जिस पर यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियाई कई सारे देश निर्भर हैं। मगर इसके बावजूद पिछले 100 सालों से अब तक कोई भी देश यूरोप और अफ्रीका को जोड़ नहीं पाया है। आखिर क्यों? जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, दुनिया भर में हजारों किलोमीटर लंबे ब्रिज और टनल्स बनाए जा चुके हैं, तो आखिर क्यों यूरोप और अफ्रीका के बीच महज 14 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद अब तक कोई ब्रिज नहीं बना पाया है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ब्रिज बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि चाइना तो इससे भी बड़ा ब्रिज बनाकर बैठा है। हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज जो केवल 9 सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। लेकिन स्पेन और मोरक्को के बीच एक लिंक बनाने का प्रोजेक्ट तो पिछले 100 सालों से जारी है। इनफैक्ट लुम्बार्डी और हेरेटेक जैसी कंपनी तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी ले चुकी हैं, जिन्होंने स्विच ऐप जैसे इम्पॉसिबल जगहों पर भी ऐसे चमत्कार करके दिखाए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन दुनिया के सभी बिलियंस माइंड भी बस यहीं पर आकर रुक जाते हैं। हर आइडिया यहाँ पर फेल हो जाता है और हर इंजीनियरिंग प्लान या तो पेपर पर रुक जाता है या समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। तो सवाल बस यही आता है कि ऐसा क्या राज छिपा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जो ये बार बार इंसानी हिम्मत को हरा देता है। दोस्तों, साल 1920 में जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन सोर्चल एक ट्रेंडिंग प्लान प्रपोज करते हैं। वो पूरे मेडिटेरियन सी को खाली करके एक नया कॉन्टिनेंट अटलांटा टोपा बनाने का आइडिया देते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम बना दिया जाता तो इसका पानी 15 से 20% कम हो जाता, जिससे तटीय क्षेत्रों की जमीन को एक नया लैंडमास घोषित कर दिया जाएगा, जिससे अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से भौगोलिक रूप से जुड़ जाते और इलेक्ट्रिक डैम से दोनों कॉन्टिनेंट के लिए एनर्जी भी मिलती। हरमन अपने इस प्रोजेक्ट को अटलांट रोपा नाम दिए थे, जो काफी हद तक सही प्लान भी था। लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट और लीग ऑफ नेशनल में लगातार लॉबिंग करने के बावजूद भी हरमन के इस प्रोजेक्ट को कोई हरी झंडी नहीं मिली, क्योंकि 7 बड़े बांध बनाना, वो भी अटलांटिक और मेडिटेरियन सी जैसे खतरनाक इलाके में, कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट के टेस्टिंग में ही बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आ सकता था और वहाँ के तटीय क्षेत्रों को खाली करने से जो एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हरमन के मौत के साथ ही उनके प्रोजेक्ट अटलांट रोपा की कहानी भी हमेशा के लिए दफन कर दी जाती है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रिजों में तो इंसानों की इंजीनियरिंग कमाल की है। जैसे चीन का डाइनिंग पुसान ग्रैंड ब्रिज 164 किलोमीटर लंबा है और इंग्लैंड, फ्रांस में मौजूद चाइना टनल आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान आज के टेक्नोलॉजी से इतने बड़े बड़े चमत्कार कर चुके हैं, तो जिब्राल्टर पर क्यों नहीं? दोस्तों, इसके कई मुख्य कारण हैं। देखिए, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसकी सबसे कम दूरी है स्पेन के पुतान डे ट्रफ से मोरक्को के पॉइंट क्रीज तक 14.4 किलोमीटर। लेकिन इसकी दूरी देखने में जितनी कम लगती है, उसकी गहराई उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि 300 से 900 मीटर तक है। जिसकी तुलना अगर हम चाइना की हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज से करें
जो कि 55 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसकी गहराई मात्र 30 से 40 मीटर ही है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी रुकावट है समुद्र की गहराई, तेज धाराएं और भूकंप जोन, क्योंकि नॉर्मल ब्रिज पिलर तो 200 से 300 मीटर तक ही बनाए जा सकते हैं और इसकी गहराई तो 900 मीटर है। इसीलिए इतनी गहराई पर पिलर खड़े करना लगभग नामुमकिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इलाका अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच मौजूद है, जहां लगातार भूकंप आते रहते हैं। वहीं यहाँ लियांडर विंड्स भी बहुत तेज चलती हैं, जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर इतना लंबा ब्रिज यहाँ बनाया जाता है तो वो हमेशा हवा में ही झूलता रहेगा। और सबसे मेन कारण आता है राजनीतिक और आर्थिक का, क्योंकि स्पेन, मोरक्को, EU, अफ्रीका, इन सभी का सहयोग जरूरी है, क्योंकि इसे बनाने में अरबों डॉलर की लागत लगेगी। और अगर किसी भी तरीके से इसे बना भी लिया गया तो क्या इतना पैसा वसूल हो पाएगा? क्या ये ब्रिज सक्सेसफुली काम कर पाएगा? इसका भी सोचना पड़ता है। इसके अलावा माइग्रेशन और सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि अफ्रीका से यूरोप में पहले ही अवैध प्रवासी आते हैं। अगर ये ब्रिज बनाया जाता है तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं यूरोपियन देश इससे डरते भी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिज नहीं, टनल तो बनाया ही जा सकता है। 1990 में स्पेन और मोरक्को ने जिब्राल्टर टनल प्रोजेक्ट पर रिसर्च किए और 38 किलोमीटर लंबी टनल की प्लानिंग भी किए थे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई और गर्मी के कारण इसे भी मुश्किल बताया गया और तब से लेकर आज तक ये प्रोजेक्ट ऑन होल्ड है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज के बारे में कोई सोचता नहीं है। इसको लेकर इतिहास में कई बार प्रयास किए गए हैं और 19वीं सदी से ही इस ब्रिज का सपना देखा जा रहा है। जैसे 1930 में स्पेनिश इंजीनियर ने प्रपोजल दिए थे। 1980 में EU और मोरक्को ने भी फैसिलिटी स्टडी करवाए थे, लेकिन हर बार प्रोजेक्ट रुक ही जाते हैं। कभी यहाँ के खतरनाक मौसम और गहराई को लेकर, तो कभी सरकार वो पैसों को लेकर। तो क्या भविष्य में ये ब्रिज बन पाएगा या सपना ही बनकर रह जाएगा? दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और फ्लोटिंग ब्रिज और फ्लोटिंग टनल की कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। इसके अलावा चीन और जापान जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इस पे दिलचस्पी दिखा चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा आज भी बड़ी बाधा बनी हुई है। इसीलिए यूरोप और अफ्रीका के बीच ब्रिज बनाना इंसानी इंजीनियरिंग का अजूबा होगा, लेकिन गहराई, भूकंप, हवाएं और समुद्री ट्रैफिक के साथ राजनीति इसे लगभग नामुमकिन बना देती है। हो सकता है आने वाले 50 से 100 सालों में कोई नई टेक्नोलॉजी आए जो यह सपना पूरा कर पाए। तब तक के लिए यह सवाल कायम ही रहेगा, इतनी नजदीकी होने के बावजूद यूरोप और अफ्रीका आज भी इतने दूर क्यों हैं? ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।